हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेम पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बहुत सारी फोर्सेस आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो वो सभी फोर्सेस इन चार फंडामेंटल फोर्सेस के अंडर में आती हैं। वो चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो देखिए, आपने 9th में पढ़ा होगा ये कि जब दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है, और तो इन दोनों के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है। तो वो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 and inversely proportional to square of the distance between them। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं, देखिए, अट्रैक्शन ड्यू टू मास। इसमें क्या होता है? मास की वजह से अट्रैक्शन होता है। सेकंड, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वीकेस्ट फोर्स। ये चारों फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, लेकिन इसकी रेंज सबसे हाई होती है। तो रेंज हाई का मतलब क्या है? देखिए, रेंज हाई का मतलब ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ तब भी इसमें कहीं ना कहीं फोर्स लग रही होगी, एक्ट करती है इसमें, तो ये इसका मतलब होता है रेंज। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में ह्यूज रेंज होती है, लेकिन ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है इन चारों फोर्सेस में। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जैसे कि ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो पहले हम बात करते हैं सेंट्रल फोर्स क्या होती है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है जैसे कि सेंटर से फोर्स लगना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्स को समझते हैं हम। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कैपिटल एम और यहाँ स्मॉल एम कैपिटल एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको इस पॉइंट तक आने में कितना वर्क डन लगा, तो ये इस पाथ से भी आ सकता है घूम के, ये सीधे भी आ सकता है इस पाथ पे घूम के, और एक ये लंबा चौड़ा रास्ता तय करके भी आ सकता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। अगर ये इस पाथ से भी आए तो भी वर्क डन सेम होगा, और अगर ये डायरेक्ट आए तो भी वर्क डन सेम होगा, और अगर ये इस पाथ से भी आए तो भी वर्क डन सेम होगा। यानी कि जो फोर्स है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसमें ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम बात करते हैं अपना नया पॉइंट, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल हमने अभी आपको बताया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये इसको हम इनवर्स स्क्वायर रूल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फील्ड पार्टिकल्स जो हैं, इसके ग्रेविटॉन्स होते हैं। अब फील्ड पार्टिकल्स ये हम आगे पढ़ेंगे, काफ़ी एटॉमिक लेवल पे बात हो जाएगी ये, तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना अभी देखिए कि इसमें जो फील्ड पार्टिकल्स जो एक्ट होते हैं वो इसमें क्या होते हैं? ग्रेविटॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से लगातार, जिनके न्यूक्लियस में से लगातार रेडिएशंस निकलती रहती हैं। रेडिएशंस कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा क्या होता है? हमारा पार्टिकल होता है। बीटा भी हमारा पार्टिकल होता है, और गामा क्या होती है? हमारी रेडिएशंस होती है। अब अल्फ़ा क्या होता है? पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव होता है,
और गामा तो हमारी रेडिएशन है, तो ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम इसमें बात करेंगे बेसिकली बीटा नेगेटिव एमिशन की। तो इसमें हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसमें ऐसा क्या होता है, जो न्यूक्लियस है हमारा उसमें ऐसा क्या होता है जिससे कि बीटा निकलता है। तो उसमें हमने देखा कि वहाँ न्यूट्रियॉन्स होते हैं, जब न्यूट्रियॉन्स ब्रेक होते हैं तो वहाँ से बीटा निकलता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज। और एक और चीज़ निकलती है जो कि होती है हमारी एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अब बात करते हैं हम, जब इन दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती है, इस प्रोसेस के दौरान जो फोर्स एक्सर्ट होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं, वैसे तो इस फोर्स के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ चल रही हैं, अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी स्टडी चल रही है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को ही हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। सेकेंड, एट्रैक्शन और रिपल्शन। इसमें एट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, कुछ केसेस में एट्रैक्शन होता है और कुछ केसेस में रिपल्शन होता है। थर्ड पॉइंट, डिस्कवर्ड इन बीटा डिके स्टडी। जब बीटा डिके की स्टडी चल रही थी तो तब ये डिस्कवर हुई है ये फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं इसकी जो रेंज है, एक तो शॉर्ट रेंज है और ये कहने को वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन 10⁻25 टाइम्स ये ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बताया था कि वो क्या होती है, वीकेस्ट फोर्स होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल्स टू 10⁻25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ये वो फोर्स है जिसमें हमें पता चलता है कि लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट होगा। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब इनके बीच में लड़ने वाली फोर्स क्या होगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा K। ये वो फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में लग रही है। अब हम बात करते हैं, ये जो चार्जेस की हो गई, अब हम बात करते हैं दो मैग्नेट्स की। अगर कोई दो मैग्नेट हैं, ये साउथ हो गई और एक ये मैग्नेट हो गई ये नॉर्थ। इसकी पोल स्ट्रेंथ है M1 और इसकी पोल स्ट्रेंथ है M2। तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, तो ये भी सेम है, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसे इस फोर्स को हम बोलते हैं कुलम लॉ भी हम बोलते हैं इसको, ये कुलम लॉ होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस एंड मैग्नेट्स। इसमें चार्जेस और मैग्नेट्स की वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। चार्जेस में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो मैग्नेट में होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन। तो आपको पता ही होगा टेंशन। टेंशन क्या होता है, टेंशन जैसे कि थ्रेड में होता है, कोई धागा है उसमें एक इस तरफ से खींचा जा रहा है और यह यहाँ से खींचा जा रहा है, तो जो इसमें बिल्टअप, जो फोर्स बिल्टअप होगी वो इस चीज़ को, जो इस टेंशन एक तरीके से क्या है, जो एक दो चीज़ों को जोड़ के बैठा हुआ है वो, तो ये यहाँ से इसने पकड़ा हुआ है और इसने यहाँ से पकड़ा हुआ था, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, इस चीज़ को हम टेंशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग क्या होती है,
ये स्प्रिंग है। अब यहाँ से हमने इसमें फोर्स लगाई तो ये क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के बाद ये अपनी दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी। तो ये सारी जो फोर्सेज हैं वो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज में। हम बात करते हैं इसमें अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। फोर्थ पॉइंट, ह्यूज रेंज। ये ह्यूज रेंज में भी काम करती है। इसमें ह्यूज रेंज में भी फोर्स जो होती है वो एक्ट करती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी एक्ट करती है। अब इसमें हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 टू द पावर 36 टाइम्स होती है। अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स के स्ट्रेंथ से तो 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ से। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं, यानी कि ये जो वर्क डन होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है और ये इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है। तो देखिए ये Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है। इसमें जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन जैसे कि लाइट से जो लाइट में होता है। इसमें जो रेस्ट फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो होता है हमारा 0। तो हम बात करते हैं अपने फोर्थ और लास्ट फोर्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कैसा फोर्स है, देखिए जैसे कि किसी एटम का न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। तो प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव तो रिपेल करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बांध के रखते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन एक दूसरे को बांध के रखते हैं। तो ऐसा इसके पीछे क्या मतलब रीजन क्या है, इतने छोटे स्पेस में 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज में इसकी रेंज है, उसके बावजूद भी ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बांध कर रख रहे हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर दो हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स। ये एक दूसरे को बांध के रख रहे हैं। तो इसमें ऐसा कैसा हमें मतलब पता चला कि इसमें कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है तभी एक दूसरे को बांध रहे हैं। तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बड़ा जबरदस्त फोर्स है। इसमें हम बात करते हैं फोर्स दैट बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर। तो अभी हमने बताया ये एक दूसरे को बांध के रखता है बिल्कुल। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और इसकी जो रेंज है वो शॉर्टेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट कितनी है देखते हैं। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10 टू द पावर 38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं ये कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है पाथ पे। अगला पॉइंट, डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल। ये इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे नहीं करता। फील्ड पार्टिकल्स, इसमें जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाई मीजॉन्स। ये आप लोग स्टडी करोगे ग्रेजुएशन में अपनी। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। सो गाइज प्लीज़ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपने और स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।